हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आज हमारी जो ज्योग्राफी की क्लास है उसको आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में हमने वाटर स्ट्रेस एंड भूकंप के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि अर्थक्वेक कैसे आता है, कहाँ कहाँ से आता है। हमने पढ़ा था कि जब भूकंप आता है तो जिस जगह से भूकंप उत्पन्न होता है वो उसका मूल या फोकस होता है, और जैसे वो पृथ्वी पे पहली बार टकराता है तो वो उसका अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहलाता है। ठीक है, हमने बताया था 3 प्रकार की वेव्स होती हैं, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव एंड लव वेव। प्राइमरी से उतना नुकसान नहीं होता है, सेकेंडरी से भी कम होता है, लेकिन लव वेव्स जो होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है और वो बहुत विनाशकारी वेव्स होती हैं। की स्पीड के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है, अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम अभी एक मैप बना लेते हैं, फिर पढ़ते हैं। तो मेरे से तो मैप ही बनना, मैप भी भूल गई मैं। ठीक है, ये हमारा उत्तरी अमेरिका हो गया, मान लो ऐसे ही। ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। ठीक है, ये अफ्रीका हो गया। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत हो गया। इधर ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हो गई, ऐसे करता हुआ ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, बन गया, समझने लायक। ठीक है, तो क्या है, अब यहाँ पर जो है हमने पढ़ा था अटलांटिक महासागर है। यहाँ एस प्रकार का हमने बताया था कि कटक बनता है ना। तो ये जो कटक है यहाँ पर, ये भी काफ़ी, यहाँ पर भी काफ़ी भूकंप आते हैं। ठीक है, और ये मध्य महासागरीय भूकंपीय क्षेत्र है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर प्रशांत महासागर बताया था हमने, है ना। अब इसको ऐसे गोल कर देंगे तो इस वाले एरिया में भी प्रशांत महासागर आ जाएगा। तो यहीं पर जापान है ना। तो जापान को यहाँ फिलीपींस प्लेट भी मारती है। मैंने एक प्लेट बताया फिलीपीन, यहाँ पर यूरेशियन प्लेट हो गई। ठीक है, इस तरीके से, और ये प्रशांत महासागरीय प्लेट भी इसको टकराती है। तो सबसे ज़्यादा भूकंप से प्रभावित होने वाला जो क्षेत्र है वो आपका जापान है। जापान इस कदर मतलब प्रभावित है कि वहाँ सुनामी भी बहुत ज़्यादा आती है, वहाँ भूकंप भी आते हैं। वो एकदम जैसे लावा पे बैठा हुआ है। और फिर देखो ना कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है वहाँ के लोग, उन्हें पता है कि हम बिल्कुल ऐसे मतलब कहते नहीं कि मौत के ऊपर ही बैठे हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी डरते नहीं है। जैसे ही वो टूटते हैं फिर संभलते हैं, टूटते हैं फिर संभलते हैं। तो दुनिया में पहला देश जिसमें परमाणु बम दो बार, फिर उनका भी अपना एक जो परमाणु एरिया था वो फट गया। काफ़ी बार उनके यहाँ सुनामी, जब देखो सुनामी जापान में, और बहुत बहुत तबाही लेके आती है, फिर भी वो लोग स्ट्रांग हैं। जब हमारे यहाँ हम बैलगाड़ी से चलते थे 70-80 के दशक में, तो अब वो लोग अपने यहाँ बुलेट ट्रेन चला लिए थे। सोचो, टेक्नोलॉजी इस कदर उनकी इतनी अच्छी है कि वो घर भी अब अजीब टेक्नोलॉजी से बनाते हैं कि उनके भूकंप का असर कम ही होता है। वो अपने घरों में जैसे होता है ना कि थोड़ा चलने वाले घर बना देते हैं, है ना। तो बहुत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है जापान की, और हमें जापान से सीखना चाहिए। वहाँ का जो मतलब होता नहीं कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा देश है। तो अब आते हैं हम अपने यहाँ, हमारे भारत में किस तरीके कहाँ से भूकंप आते हैं। ठीक है, हमारे भारत में कहाँ से भूकंप आता है, कैसे आता है। अब हमारे भारत को कोई भी डायरेक्टली कोई भूकंप नहीं आता हमारे भारत में। अब क्या होता है, यहाँ पर ये है आपकी अफ्रीकन प्लेट, और ये है अरब की प्लेट। ठीक है, और यहाँ सब ये यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, और ये हमारी भारतीय प्लेट है। समझ में आ रहा है, ये भारतीय प्लेट है। तो जब अफ्रीकन प्लेट ये अरबीय और यूरेशियन प्लेट से टकराती है
जब भी टकराती है यहाँ पर, तो इसकी हलचल, इसकी इतना मतलब इतना बड़ा भूकंप आता है कि इसकी हलचल हमारे हिंदुस्तान तक होती है। ठीक है, भूकंप की जो मतलब स्पीड होती है ना, वो यहाँ तक जाती है। जैसे हमारे ये हिमालयी क्षेत्र हो गया, ठीक है, यहाँ पर अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, और तुर्की हो गया, यहाँ सब ये इस जोन में जो भी क्षेत्र होंगे वहाँ भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए ना, तुर्की में कितना ज़्यादा भूकंप आता है। यहीं पर नेपाल है, हिमालय पर नेपाल है, तो यहाँ पर भी भूकंप ही भूकंप। ठीक है, तो वो वजह क्या होती है? वो वजह होती है ये, अब ये क्या है, यहाँ पर ये सारे महाद्वीप हैं, महाद्वीपों के बीच में भूकंप आ रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं महाद्वीपीय भूकंपीय क्षेत्र, मध्य महाद्वीपीय भूकंपीय क्षेत्र। ये मध्य महाद्वीपीय भूकंपीय क्षेत्र, मध्य महाद्वीप में जो भूकंप आते हैं उसी की वजह से ही हमारे भारत पे असर पड़ता है। और हमारे भारत में भी, नेपाल में भी, अफगानिस्तान में भी जहाँ भी भूकंप आता है, तुर्की वगैरह में, ये मध्य महाद्वीपीय भूकंपीय क्षेत्र की वजह से आता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये तो हो गया महासागरीय भूकंपीय क्षेत्र, प्रशांत महासागरीय भूकंपीय क्षेत्र, अटलांटिक महासागरीय भूकंपीय क्षेत्र। ठीक है, ये महासागरीय भूकंपीय क्षेत्र है और ये महाद्वीपीय भूकंपीय क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब इसको मिटाते हैं, आगे का पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि भूकंपीय जोन, जैसे जहाँ ज़्यादा भूकंप आते हैं, कहाँ कम भूकंप आते हैं, तो उनको क्या होता है, जोन में डिवाइड कर दिया है कि ये किस जोन का है, ये किस जोन का है। और उस जोन को डिवाइड करने के लिए 1 से लेके 5 तक का स्केल बनाया गया है, पैरामीटर रखा गया है 1 से लेके 5 तक का। तो भूकंपीय जोन, भूकंपीय जोन, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिस्मिक जोन, सिस्मिक जोन। ठीक है, भूकंपीय जोन, इसको मापने के 1 से लेके 5 तक का पैरामीटर है। ठीक है, जैसे एक की स्पीड में आएगा तो बहुत कम, 1 से लेके 2 तक जो स्पीड होगी वो बहुत कम, ना के बराबर, हमें दिखाई भी नहीं देंगे, मतलब लगेगा भी नहीं भूकंप आया था। ठीक है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ग्राफ, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा 5 तक पहुंचेगा तो ये बहुत खतरनाक जोन में आ जाता है। जैसे कि अब अपने भारत में देख लो कौन कौन सा एरिया है, हिमालय क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जोन है भूकंपीय क्षेत्र में। जैसे आप उसको ले लो, भारत में भी कई ऐसे जोन हैं जहाँ पर भूकंप आते हैं। ठीक है, तो वो जहाँ तगड़े भूकंप आएंगे, जहाँ बड़े बड़े बहुत विनाशकारी भूकंप आएंगे, तो वो ये 5 में रख दिया जाएगा उसको। और जहाँ पता भी नहीं चलता, उत्तराखंड देखो, उत्तराखंड 5 में रख के चलो, उत्तराखंड में बहुत भूकंप आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अब क्या है कि हमारे भारत में क्या किया गया, जो 1 नंबर है, हमारे भारत में जो बहुत कम स्पीड में भूकंप आते हैं, जैसे पता भी नहीं चल रहा है, 1 से लेके 2 तक वाले जो भूकंप होते हैं, तो जो भूकंप पता ही नहीं चल रहा है, हमारे भारत में उसको भूकंप के जोन में रखा ही नहीं गया है। तो हमारे भारत में जो माप होता है वो एक को समाप्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया है। ठीक है, 1 की स्पीड का कोई भूकंप नहीं माना जाता है। हमारे भारत में गिनती होती है 2 से 5, हम 2 से चलते हैं। तो 1 भूकंपीय जोन को क्या कर दिया गया है, हमारे भारत में समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो पता चल गया कि भूकंपीय जोन जो होते हैं सिस्मिक जोन को ही सिस्मिक जोन कहते हैं। और यहाँ पर 1 की स्पीड से लेके 5 की स्पीड तक में भूकंप आते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, जो 2 समान, सही कि जैसे कि मान लो 2 समान जगहों पे एक जैसा भूकंप आ रहा है, उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है, तो लिखते हैं 2 समान भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को आइसोसिस्मल
कहते हैं? दो समान जैसे कि एग्जांपल, जैसे मान लो नेपाल में भूकंप आ रहा है, तो उसी में समान क्षेत्र जब लाइन खींचोगे तो उसी की सीध में बिल्कुल आपको अफगानिस्तान दिखेगा। अफगानिस्तान में भी वैसे ही भूकंप आएगा। तो दो समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? सिस्मिक जोन कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि भूकंप मापने के लिए क्या करते हैं, कैसे मापते हैं, ठीक हो, वो देख लेते हैं। जैसे मान लो भूकंप मापने का कोई पैमाना तो होगा ना। जैसे ये भूकंप है, ये भूकंप आ रहा है, ठीक है। तो ये जिस ग्राफ पे मापा जाता है उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, ठीक है। अब ये तो सिस्मोग्राफ हो गया। अब इसको किस स्केल पे आया है ना, उसको मापने के लिए किस स्केल का भी तो यूज किया जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से मान लो ये इस स्केल का आया, ठीक है, इस स्केल का भूकंप आया। तो क्या हुआ कि इसको जिस स्केल पे मापा जाता है उसे कहते हैं रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल, ये रिक्टर के एक राइटर थे, मतलब एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पे ही इसका नाम रिक्टर स्केल रखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है कि जो यहाँ तक 7 की स्पीड से नीचे तक के जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी तो नहीं होते, लेकिन होते हैं, खतरनाक होते हैं, बहुत ज़्यादा विनाश नहीं होता है। लेकिन 7 से ऊपर की स्पीड में जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। जैसे कि नेपाल में आया था, जैसे तुर्की में आया था, वो 8 से भी ऊपर का स्केल था उनका, है ना। तो वहाँ पर बहुत देखो कितना विनाश हुआ था, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था, जान माल का सबका नुकसान हुआ था। तो 8 से 7 के ऊपर के जितने भी भूकंपीय स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी कही जाती है। अब ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर 7 से 8 पे पहुँचने के लिए सिर्फ एक स्पीड बढ़ी है, 1% का बढ़ोतरी हुई है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, जैसे 1 की स्पीड में आया तो 2 तक जाने के लिए इसमें 10 गुना की वृद्धि होगी। 2 तक की स्पीड में जाने के लिए 10 गुना की वृद्धि होगी, इतनी स्पीड इसकी बढ़ी हुई होती है, ठीक है। 2 की स्पीड पे आया, 4 की स्पीड, 5 की स्पीड पे आया, तो वो हर स्केल जैसे है कि बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उसकी वृद्धि बढ़ती जा रही है। तो वृद्धि कैसे होती है? 10 गुना वृद्धि होती है। एक स्केल से दूसरे, मतलब 1 से 2 तक जाने के लिए 10 गुना की वृद्धि होगी। भूकंप इतना तेजी होती है। तो सोचो अगर 7 8 9 10 के बाद जब भूकंप आएगा तो क्या आलम होगा, कैसा होगा सब। 9 के बाद तो समझ लो खत्म ही हो जाएगा, दुनिया ही खत्म हो जाएगी, इस कदर तेजी से भूकंप आएंगे, ठीक है। तो अब एक वैज्ञानिक हुए थे मार्केली का भी एक स्केल है। मार्केली के स्केल को 1 से लेके, उन्होंने अपने स्केल को 1 से लेके 12 तक दर्शाया था, पर वो मान्यता प्राप्त नहीं है, उनको ज़्यादा माना नहीं जाता। माना कौन सा जाता है? रिक्टर स्केल। भूकंप को मापने के लिए कौन सा स्केल का यूज़ किया जाता है? रिक्टर स्केल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कैसे कैसे भूकंप को कैसे मापा जाता है और कैसे कैसे भूकंप आता है, किस एरिया को क्या कहते हैं, ठीक है। अब जैसे प्लेट टेक्टोनिक में बताया गया था कि जो प्लेटें हैं, धरती जो है वो महाद्वीप है जो थोड़े थोड़े खिसक रहे हैं, यानी कि उनके अंदर मूवमेंट है, रुक नहीं रहा, उनके अंदर मूवमेंट है, ठीक है। लेकिन मूवमेंट है, अगर वो हर समय हमें महसूस होते रहे हिलने का, तो हम हर समय हिलें, भूकंप हर वक्त आए, ऐसा नहीं होता ना। लेकिन फिर भी गति तो कर रहे हैं ना, हमारे महाद्वीप गति कर रहे हैं, सारी प्लेटें चल रही हैं धीमे धीमे, हमें पता नहीं चलती है। उसका रीज़न एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था रीड। उन्होंने कहा कि हाँ, प्लेटें गति कर रही हैं, चल रही हैं, हमें पता नहीं चल रही है, भूकंप नहीं आ रहे हैं। उनकी वजह ये है कि हर चीज़ की एक क्षमता होती है किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की, है ना। तो जो प्लेटें हैं उनकी भी अपनी क्षमता है बर्दाश्त करने की, और जैसे जो क्षमता से अपनी बाहर हो जाती है, उनकी सहने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, उस जो सहने की क्षमता ख़त्म हो जाती है उसी को ही रेड लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड लाइन। रेड लाइन क्या है? किसी भी चीज़, जैसे मान लो पृथ्वी है, प्लेटें हैं उनकी, जो आप नीचे प्लेटें हैं, महाद्वीप हैं, उनकी प्लेटें जो चल रही हैं, गति कर रही हैं, तो
उनके अंदर जितनी क्षमता है वो बर्दाश्त कर रही है भूकंप को, या फिर एस वेव एल वेव सबको बर्दाश्त कर रही है। जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तब वो फट जाती है, मतलब तब धरती पे एकदम ऊपर से भूकंप आ जाता है और विनाश हो जाता है। ठीक है, तो ये जो जब ये बर्दाश्त करने की क्षमता से ऊपर बढ़ती हैं, जो बर्दाश्त करने की क्षमता होती है उसी को ही रेड लाइन कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास करेंगे हम कल। और मेरे चैनल का नाम है शमा एकेडमी, इसको सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें। अगर आपको लगता है कि मैं सही पढ़ाती हूँ तो आप सपोर्ट करेंगे, ठीक है, वरना मैं क्या है, मैं तो पढ़ाती रहूँ, मुझे पढ़ाने का शौक़ है तो मैं पढ़ाती रहूँगी। जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, जिसको काम का लगेगा तो वो पढ़ेगा, नहीं तो सब अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। जो जिससे चाहे पढ़े। यूट्यूब पे हर जगह इतने अच्छे टीचर अवेलेबल हैं, हम भी पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि हमें पढ़ाना भी चाहिए, मोटिवेशन आता है उस चीज़ से और रिवीज़न भी होता है। और एक होता है कि ज्ञान जितना बांटो ज्ञान उतना बढ़ता है, मुझे ऐसा लगता है और कहा भी गया है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो जब हमारे पास ऑप्शन है ज्ञान देने के, तो हम ये क्यों देखें कि हम जब कामयाब हो जाएंगे तभी किसी के लिए कुछ कर पाएंगे। ऐसा नहीं सोचते, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि जब हम कामयाब हो जाएंगे तभी हम किसी की हेल्प कर पाएंगे, सोशल एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। मैं बाहर जाके नहीं कर पा रही हूँ तो मैं यही पढ़ा लेती हूँ। इससे अगर किसी को ज्ञान मिलता है और इससे किसी का भला होता है तो यही भी मेरे लिए सोशल एक्टिविटीज़ ही होगी। इसका मैं किसी से कोई पैसा नहीं, किसी से कुछ नहीं चार्ज कर रही, तो मुझे खुशी है कि मैं पढ़ा पा रही हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी कि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं कि नहीं, मैं तो पढ़ाऊँगी और मेरा शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच।